हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर 12 है आपका प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड को पढ़ने वाले हैं और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय पार्क में पर्यावरण के साथ साथ जो वन्य जीव हैं और जो प्राकृतिक अवशेष हैं उनका संरक्षण किया जाता है और इनमें पालतू पशुओं की चराई का जो पूर्ण प्रतिबंध है। और राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु विकसित किया जा सकता है। इनका नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। और भारत में अभी तक 66 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिसमें फर्स्ट है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ स्थित है, असम में। और सेकंड है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके गुजरात में स्थित है। और तीसरा है आपके ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। और 4 नंबर पर है आपके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके कर्नाटक में है। और 5 नंबर पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके मध्य प्रदेश में है। और 6 नंबर पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो आपके पश्चिम बंगाल में है। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो आपके राजस्थान में है। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपके राजस्थान में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओके, तो उसके बाद में है अभयारण्य। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में है अभयारण्य, यानी इनमें वन्य जीवों के शिकार और आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। और इनमें निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रदेश की अनुमति दी जाती है जब उनके क्रियाकलापों से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। और भारत में अब तक 515 वन्य जीव अभयारण्य हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में स्थित वन्य जीव अभयारण्य जिसमें पहला है आपके नागार्जुन सागर, यह आपके कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और सेकंड है आपके हजारीबाग प्राणी विहार जो आपके कहाँ है, बिहार में। 3 नंबर पर है नाल सरोवर प्राणी विहार, यह आपके गुजरात में है। और 4 नंबर पर है आपके मनाली अभयारण्य जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और 5 नंबर पर है आपके चंद्रप्रभा प्राणी विहार, यह आपके उत्तर प्रदेश में है। और 6 नंबर पर है आपके केदारनाथ प्राणी विहार जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में है राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य और प्रमुख वन्य जीव कि राजस्थान के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य हैं और जो प्रमुख वन्य जीव हैं जिसमें पहला है आपके सरिस्का जो आपके कहाँ है, अलवर में है। और इसमें जो वन्य जीव आते हैं जिसमें हिरण है और गोडावण है, ये प्रमुख है आपके। 2 नंबर पर है दर्रा अभयारण्य जो आपके कहाँ स्थित है, कोटा में है। और इसमें जो प्रमुख वन्य जीव हैं वो है बगेरा। 3 नंबर पर है आपके माउंट आबू अभयारण्य जो आपके कहाँ स्थित है, सिरोही में। और इसमें जो प्रमुख वन्य जीव हैं जंगली मुर्गे। और 4 नंबर पर है ताल छापर अभयारण्य जो आपके चूरू में स्थित है। और इसमें कौन प्रसिद्ध है, आपके काला हिरण। 5 नंबर पर है आपके ज्वार सागर अभयारण्य जो आपके कोटा में स्थित है। और इसमें जो प्रमुख वन्य जीव है वो आपके घड़ियाल। और 6 नंबर पर है सीता माता अभयारण्य जो आपके प्रतापगढ़ में स्थित है।
और इसमें उड़न गिलहरी है वो प्रसिद्ध है। 7 नंबर पर है आपके केला देवी अभयारण्य जो आपके करौली में स्थित है और इसमें रिछ है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 8 नंबर पर है आपके नाहरगढ़ अभयारण्य जो आपके जयपुर में स्थित है और इसमें जो वन्य जीव हैं तेंदुआ है और सियार हैं, तो ये सब प्रमुख हैं। उसके बाद में है जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है। अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से भारत में 18 क्षेत्र हैं और भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी के स्थिति में आया था। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 किसके अस्तित्व में आया था, तो किसके अस्तित्व में आया था, नीलगिरी के अस्तित्व में आया था। उसके बाद में है भारत के प्रमुख जैव मंडल नीचे, तो भारत के जो जैव मंडल हैं प्रमुख जैव मंडल हैं जिसमें पहला आपके क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह आपके ग्रेट निकोबार, और दूसरा आपके असम, तो इसमें आपके क्या है काजीरंगा मानस है, और 3 नंबर पर आपके कर्नाटक और केरल, तो इसमें नीलगिरी है, और 4 नंबर पर आपके उत्तर प्रदेश, तो इसमें नंदा देवी है, और 5 नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तो इसमें सुंदरबन है, और 6 नंबर पर आपके मध्य प्रदेश है, तो इसमें कान्हा है, और राजस्थान है इसमें थार रेगिस्तान। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके जल संरक्षण और प्रबंधन। तो जल संरक्षण क्या है और प्रबंधन क्या है, तो हमारी पृथ्वी की सतह है का 70% भाग है वो उपयोग में लिया जाता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय जल होने के कारण अनुपयोगी है। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से आज मनुष्य के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें से जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर प्रकट हुई है। जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन आज की सबसे बड़ी मांग है। जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत क्या है, जल की उपलब्धता बनाए रखना, दूसरा है आपके जल को प्रदूषित होने से बचाना, तीसरा है आपके संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना। तो ये 3 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में है जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय, तो 5 उपाय हैं, इसमें कोई भी 4 उपाय आपको ध्यान रखने हैं। जिसमें पहला उपाय क्या है कि जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। और सेकंड क्या है कि वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल को संग्रहण किया जाना चाहिए। और तीसरा है आपके घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। 4 नंबर पर है भूजल का अतिदोहन नहीं किया जाना चाहिए। और 5 नंबर पर है जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। उसके बाद में है जल का प्रबंधन, तो जल प्रबंधन हेतु 2 कदम उठाए गए हैं, जिसमें पहला आपके क्या है समाकलित जल संभर प्रबंधन, और सेकंड है वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण। तो ये 2 उपाय, ये 2 आपके जल का जो प्रबंधन है उसके 2 कदम उठाए गए हैं। उसके बाद में पहला जो कदम है वो आपके समाकलित जल संभर प्रबंधन। तो ये क्या है, तो जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, बहता है, और यह एक सहायक नदी का बेसिन है जिसका उपयोग सुविधानुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल हैं। उसके बाद में है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में अधिकतर सूखा तथा अकाल की स्थिति बनी रहती है। प्राचीन काल से ही देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। ताल तलैया
जोहड़, टांका, कुआ, बावड़ी आदि। राजस्थान में जल संचयन की निम्नलिखित स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें 1 नंबर पर क्या है, खड़ीन है, 2 नंबर पर तालाब हैं, 3 नंबर पर झील हैं और 4 नंबर पर बावड़ी हैं। जिसमें खड़ीन क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ीन है वो मिट्टी का बना अस्थायी तालाब होता है जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं, बनाते हैं, और इसके 2 तरफा मिट्टी की दीवार, दोहरा तथा तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन भर जाता है और पानी अगली खड़ीन में चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो उसमें कृषि की जाती है। और सेकंड है आपके तालाब। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धतियों में तालाब है वो प्रमुख है। तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता है जिसे बेरी कहते हैं। और 3 नंबर पर है झील। राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें हैं वो वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति हैं। झीलों से गिरने वाला जो रसने वाला जो पानी है वो जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, कुंड आदि का जल स्तर बढ़ाता है। 4 नंबर पर आपके बावड़ी। तो राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है और ये जल संचयन की पुरानी तकनीक है। बावड़ी में उतरने हेतु सीढ़ियाँ एक तिबारे बने होते थे और ये कलाकृतियों से संपन्न होती थी। तो ये आपके पद्धतियाँ हैं। उसके बाद में 5 नंबर पर है आपके टोबा। तो टोबा भी आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है कि टोबा क्या है। राजस्थान जो थार के रेगिस्तान हैं उनमें टोबा जल संग्रहण का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है और यह नाड़ी के आकार का होता है किंतु नाड़ी से गहरा होता है। ओके। उसके बाद में है कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण। यानी कोयला और पेट्रोलियम है ये जीवाश्म ईंधन है, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले है कोयला। कोयला है वो एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है और कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। वर्षों पूर्व वनस्पति के भूमि के नीचे दब जाने के कारण कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ और कोयले में मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस तथा कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। उसके बाद में है कोयले के प्रकार, जिसमें पहला आपके एंथ्रेसाइट जिसमें 94 से 96% होता है और बिटुमनी है यह आपके 78 से 86% और लिग्नाइट है वो आपके 28 से 30% और उसके बाद में 4 नंबर पर है पिट। तो ये आपके 27% होता है। अब है कोयले का भंजक आसवन। तो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। भारत में कोयला है वो मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद में है पेट्रोलियम, यानी जो पेट्रोलियम है उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो पेट्रोलियम भी एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है और इसका निर्माण कोयले की भांति वनस्पति और जीव जंतुओं के पृथ्वी में नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ। प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल आदि कहा जाता है जो काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है और इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम है वो जीवाश्म ईंधन हैं। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। अगर मानव इसी तरह अंधाधुंध इनका प्रयोग करता रहा तो भविष्य में ये समाप्य संसाधन समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में है सतत पोषणीय विकास। तो
तो सतत पोषणीय जो विकास है उसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। किसी भी संसाधन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि इनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। तो यह आपके सतत पोषणीय विकास है। उसके बाद में है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी बुक्स में, और इसमें भी मैंने वही पॉइंट लिए हैं इस कहानी में। तो आपको ये अच्छे से तैयार नहीं करना है, बाकी आप 1 या 2 बार इसको लर्न करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। चिपको आंदोलन है वो वनों की सुरक्षा के लिए एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना और वृक्षों को काटने से रोकना है। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से हुई, जहां अमृता देवी के साथ 363 विश्नोई स्त्री, पुरुष और बच्चों ने अपना बलिदान दिया। 1730 में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो उनके सेवक कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां वहां आ गई और विनम्रता से सिपाहियों से पेड़ न काटने का आग्रह किया, परंतु सिपाही नहीं माने। तब अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद में है खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया और इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चालू चला, जिसका नाम क्या था? एपिको था। एपिको है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। अब यहाँ नोट है, इसको आप जरूर पढ़ें। खेजड़ली का जो बलिदान है आज वनों की सुरक्षा के लिए आदर्श है। खेजड़ी के वृक्ष आज भी बलिदान की याद दिलाते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का सागवान, गौरव, थार का कल्प वृक्ष माना जाता है। तो थार का कल्प वृक्ष किसे माना जाता है? खेजड़ी को माना जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।